Hello class, how are you all doing? I hope everyone is healthy, everyone is keeping well, and most importantly, everyone is studying well, right? So today we are starting with a new subject and starting with a new course. So first of all, I want to wish you a very good luck कि इस एग्जाम के लिए जिसके लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं. आई एम होपिंग इन दिस क्लास एज धीरे धीरे जैसे ये क्लास बढ़ेगा यू विल बी एबल टू नो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो भी बेसिक जो आपके डाउट्स होंगे, जो अगर कहीं पे कोई फंडामेंटल चीज में भी अगर कोई मिसिंग होगा कोई पार्ट, ठीक है, उन सबको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बहुत इन डेप्थ लुक लेंगे. कहीं पे भी आपको कोई इसमें चिंता करने की बात ही नहीं है कि आपका कोई पार्ट और पोर्शन ऑफ द सिलेबस नहीं होगा. ठीक है, इस चीज का आपको चिंता नहीं करना है. हाँ, ये जरूर है कि हम लोग जो इस क्लास को जो कंडक्ट करने का तरीका रहेगा ना, उसमें दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा. पहली बात कि आपको जो चीज समझाने के लिए बोला जा रहा है उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है. ठीक है, जब तक आपको हम बोर्ड पे लिख करके यहाँ पे अलग नहीं हो जाते हैं स्क्रीन से, तब तक जस्ट ट्राई एंड इतना अपनी तरफ से आप एफर्ट डालिए. जस्ट ट्राई एंड लिसन टू व्हाट इज बीइंग सेड. ठीक. दूसरा, whenever you are trying to listen, do an active listening. मतलब कि आप चीजों को ना साथ साथ में सोचते रहिए, उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए. वहां पे अगर कुछ क्वेश्चंस आए तो आराम से लिखते बगल में अपना कहीं पे नोट करते रहिए, सो दैट देखिए कि जो है ना पूरे क्लास के दरमियान में क्या आपका वो डाउट क्लियर हो पा रहा है नहीं. ठीक है, अगर उसके बाद भी आपकी क्लास खत्म होने के बाद भी डाउट रह जाता है तो यू विल बी गिवन टाइम कि आप उसमें जो है लास्ट के 5-10 मिनट में अगर कोई डाउट होगा तो आप उसको इमीडिएटली क्लियर करवा लीजिए. ठीक है, अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो आपको बिना हिचक किए, बिना एकदम जो है किसी भी तरह के हेजिटेशन के बगैर, यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू जस्ट पुट इन अ मैसेज. कहीं पे भी आप जो भी आपको पोर्टल्स दिए गए होंगे डाउट सेशंस के लिए जो मिलेंगे वो सब में कि सर ये वाला पोर्शन हमें समझ में नहीं है. इज दैट ऑल राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कौन सा सब्जेक्ट? ज्योग्राफी, है ना. और आप लोग जिस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को हम लोग आज एक बार थोड़ा सा देखते हैं. राइट, वी विल बी होपिंग कि आपको जैसे ही ये सिलेबस आप पूरी तरीके से होंगे तो आई एम होपिंग, और सब लोग यहाँ पे जो भी क्लास ले रहे होंगे, कि एटलीस्ट एक बार आपने उसको गो थ्रू जरूर किया होगा. ठीक है, एटलीस्ट दैट इज द होप. अगर नहीं भी किया है तो नॉट एन इशू, वी विल बी गोइंग थ्रू अ वेरी इन डेप्थ लुक एट द सिलेबस. उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से कोरिलेट करेंगे कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इन योर एग्जाम. राइट, वी विल बी कोरिलेटिंग विद द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम. आपको उन चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा हम लोग फोकस करके उनको पढ़ेंगे भी. राइट, दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब हम हट जाते हैं और आपको लिखने का टाइम मिल रहा है तो जस्ट थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कोशिश करिएगा कि बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, है ना. आपको हम टाइम पूरा देंगे कि भाई आपको लिखने का मौका मिले, आपका नोट सही से रहे. You only have to write what is given on the board. You don't have to write anything else. Whatever we are talking between each other, it is just for your own personal understanding. Right? चीजों को समझाने के लिए जो चीज बोला जा रहा है उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है until unless you find something interesting enough. Right? That is not a issue. But what you actually have to write and remember is what we are going to write on the board. And there will be enough notes, है ना, उस particular portion of the syllabus से कि आपको उससे ज्यादा, ऑफ कोर्स सेल्फ स्टडी इज ऑलवेज बेनिफिशियल, बट एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड फ्रॉम दीज नोट्स. ठीक है, हम कभी भी क्लेम ये नहीं करेंगे कि भाई आपको 100% जो है ना सब कुछ इससे आपको आए, बट आई कैन डेफिनेटली गारंटी यू कि अगर आप क्लास में ध्यान देते हैं, इफ यू आर प्रॉपरली प्रेजेंट इन द क्लास, इफ यू आर प्रॉपरली टेकिंग द क्लास इन अ सीरियस मैनर, यू आर रिवाइजिंग इट. ठीक है, देयर इज नो चांस दैट 80% 90% ऑफ द क्वेश्चंस इज नॉट डायरेक्टली फ्रॉम दीज क्लासेस. ठीक है, क्यों? क्योंकि हम वही चीज पढ़ रहे हैं जो एक्चुअली में ये पूछने वाले. राइट, तो अगर आप उस सिलेबस को अच्छे तरीके से इन डेप्थ लुक में और उसको उसके सारे जो कंटोर्स को अगर आप समझ लेते तो कोई चांस ही नहीं है भाई कि आप जो है ना उसमें एग्जाम में आपको वो टॉपिक समझ में ना आए. हाँ, अनटिल अनलेस आप उसका रिवीजन नहीं करके. तो जितना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप क्लासेस को लेना, क्लासेस को समझना, है ना, उसके नोट्स को बनाना, उतना ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि आप उसको रिवाइज कितना अच्छे से करें. आई कांट स्ट्रेस दिस इनफ कि as much as the effort that you are going to put in the classes,
you will have to put in at least 50% of that effort in your revision too. आप उसको एकदम ही बगैर आप इस चीज के समझ लीजिए कि रिवीजन और पीवाईक्यू सॉल्व किए हुए आपका आंसर, आपका एक प्रिपरेशन नहीं हो पाता। ठीक है, थोड़ा सा लगेगा, है ना, कहीं पे आपको दिक्कत हो तुरंत पूछ लीजिए। ठीक है, अभी जैसे ना हम लोग जो टॉपिक्स को अभी देखेंगे तो देयर विल बी क्वाइट अ फ्यू टॉपिक्स जहां पे आपको खूब जो है क्या किया करते हैं ये लोग कि आपको कंफ्यूज किया जाता है। आपको वेदर और क्लाइमेट के बीच में बेसिक डिफरेंशिएशन पे आपको जो है ना ऊपर नीचे कर देंगे उन वर्ड्स को, लगेगा कि अरे ये तो इंटरचेंजेबल है, बट कोई एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। इनफैक्ट हम लोग ही अपने बोलचाल में भी इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, राइट। तो आपके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी फ्रॉम माय साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। ऑफ कोर्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो भी रहेंगे, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी विल बी द प्राइमरी मोटिव, प्राइमरी पर्पस ऑफ माइंड फॉर यू। ठीक है, दूसरी चीज इसके अलावा कि आपको जो भी यहां पे अगर डायग्राम्स दिए जा रहे हैं, यू डोंट हैव टू ड्रॉ ऑल द डायग्राम्स। अगर कोई चीज ड्रॉ करने की जरूरत होगी, यू डेफिनेटली विल बी टोल्ड अबाउट इट, राइट, बट यू डोंट हैव टू ड्रॉ ऑल द डायग्राम्स, है ना। सब कुछ आपको जो है यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करके आपको देखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज्यादातर चीजें एनसीईआरटी बुक में भी आपके अवेलेबल है, राइट। और अगर इफ यू कैन डू इट, व्हाट यू कैन डू इज कि आप जो ऐसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जो आपको बेहतर क्वालिटी में अगर आपको मिल पा रहे हैं, तो जस्ट टेक ए प्रिंट, है ना, उसमें ज्यादा क्लैरिटी होगी, है ना, और उसके ऊपर फिर अपने पेन से, पेंसिल से, जिससे भी आपको मन करे उसको आप ट्रेस करें। रिट्रेस करना आपको ज्यादा अच्छे से याद दिला देता है, बजाय इसके कि आप जो है ना पूरा एक कोई कॉम्प्लेक्स डायग्राम खुद से बनाने की कोशिश करें, एटलीस्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। सेकंड में आप फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बिकॉज वो आपको मेंटल मैप एक बन चुका होता है, राइट। चलिए, तो अब आज का हमारा सिर्फ इतना है कि वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, गो थ्रू द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम, राइट, और इसमें बेसिक जो है चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, राइट। ऑफ कोर्स थोड़ा सा एग्जाम के बारे में भी देख लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ऑल गुड, सब लोग जो है खूब बढ़िया से है ना, पानी वानी पी लिए हैं, कंफर्टेबल इन योर सीट्स, ऑल राइट, ओके। तो पहला बात है कि आपका ये जो पूरा का पूरा एग्जाम है ये किस तरीके का आपका लिया जा रहा है, तो 180 क्वेश्चंस है, राइट, 180 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, राइट। तो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, pattern of examination is 180 MCQ, 180 objective multiple choice questions, 180 objective multiple choice questions, right। कितने मिनट में आपको करना है, तो 180 मिनट्स, विच इज सब्सटैंशियल इनफ। बट क्या होता है, टाइम होने के बाद भी ना एग्जाम के प्रेशर में कई एक बार गलतियां हो जाती हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, आपको पता है, राइट। आप ही वो घर में जाकर के वही सेम क्वेश्चन आप बनाइएगा एंड यू विल बी इमीडिएटली बी एबल टू मार्क द करेक्ट आंसर, बट वहां पे क्या होगा कि जस्ट टाइम प्रेशर, एग्जाम का एक जो है डर, वो सब चीजें क्या करता है, आपको ऐसे सिली मिस्टेक्स करवा देता है। जब आप प्रैक्टिस करिए ना इसके, स्पेसिफिकली जो पीवाईक्यू वाले पोर्शन को, इस चीज पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि प्रॉपरली पुट इन अ टाइमर, ठीक है, properly put in a timer in front of yourself and give the practice questions as much seriousness as you are giving to the original exam, the final exam, ठीक है। इसमें जो है आपको 180 मिनट्स में 180 मिनट्स में आपको ये पूरा करना है। इसमें कोई पार्ट वाइज जो है कोई इसमें इंडिविजुअल टाइम लिमिट्स नहीं है, आप किसी पार्ट में थोड़ा सा ज्यादा भी टाइम ले सकते हैं, किसी में जो आपका थोड़ा सा टाइम ले, अगर ज्यादा अगर किसी में जगह में जा रहा है तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, बट आपके दिमाग में होना चाहिए कि नॉट वन क्वेश्चन शुड गेट लाइक कि 5 मिनट लगा दिए एक ही क्वेश्चन में, दूसरे में जो है ना 30 सेकंड में करके भाग गए। एंड अगर पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट कोशिश ये करना है कि ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 मिनट में ज्यादातर क्वेश्चंस को है ना कर लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए और उसके बाद पीछे आकर के उसको जो है ना वापस से आप देख लीजिए, राइट। कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपका पेपर ठीक तरीके से कंप्लीट हो जाता है, यू आर एबल टू कंप्लीट 90% ऑफ योर पेपर, उसके बाद आप वापस आके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो
इसमें जो है आपके कौन कौन से सेक्शन है? तो पार्ट 1 होता है, राइट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 to 2 minutes maximum in any question। 2 मिनट तक क्यों दे रहे हैं? बिकॉज कई एक बार आपको चीजें आ रही होती हैं, एकदम मुंह पे होता है और वो इमीडिएटली आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा होता है, बट अगर 1 से 2 मिनट में नहीं होता है, आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट यू विल बी एबल टू कंप्लीट वो क्वेश्चंस जो एक्चुअली में आपको आते हैं, राइट। ऐसा ना हो कि आपके आते हुए क्वेश्चन जो है ना लास्ट में आपको दिखा कि अरे ये 10 क्वेश्चन तो हमें एक लगातार ही आता है ना, ऐसी चीज ना हो, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज, अब इसमें जो है पार्ट 1 which is with respect to proficiency in languages, right। तो ये लैंग्वेज वाला हो गया, राइट। फिर पार्ट 2 is with respect to general awareness, reasoning and proficiency in computers। ये था 20 मार्क्स। पार्ट 2 is general awareness, अगेन 20 मार्क्स, ठीक है। अगेन 20 मार्क्स, इसी में आपको रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स सब आ। पार्ट 3 इज 40 क्वेश्चंस विथ रिस्पेक्ट टू टीचिंग, है ना, एजुकेशन एंड लीडरशिप। एजुकेशन इज 40 क्वेश्चंस। फोर्टी क्वेश्चंस, तो ये कितने हो गए? ऑलरेडी वी हैव रीच्ड 80, है ना। एंड इसके बाद सीधे सीधे पार्ट 4, जिसके लिए आज का हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, एंड दैट इज योर सिलेबस स्पेसिफिक आपका एग्जाम होगा। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ये आपके 100 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। ये आपके 100 क्वेश्चंस रहते हैं, ऑलराइट। सारे मिलाकर के कितने हो रहे हैं आपके टोटल? इट इज 180 क्वेश्चंस, राइट। तो एक तरीके से आप देख लीजिए, तो ये आपके कितने मिनट में आपको हो जाना चाहिए? एट मैक्स 1 आवर 45 मिनट्स, एट मैक्स 1 आवर 45 मिनट्स, एट मैक्स 1 आवर 50 मिनट्स। उससे ज्यादा जो है, अगर आप कहीं ये वाला पोर्शन आपका छूट जाता है, तो कई एक बार ना इन सब में बहुत इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं, है ना। कई एक बार इन सब में बहुत इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे कहीं इसमें हो भी गया ना किसी कारण से, एनी रीजन ऑफ, ठीक है, या कोई भी सेक्शन में हो जाता है, तो कोशिश ये करना है कि आप सारा क्वेश्चन देख लिए हो, है ना, एटलीस्ट फर्स्ट रीडिंग। ये फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग तो पता होगा, है। चलिए ये भी, बिकॉज इट इज द फर्स्ट क्लास, यू शुड नो अबाउट दीज बेसिक थिंग्स। तो पहला होता है फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड एंड थर्ड रीडिंग। इसमें फर्स्ट में क्या आप कर रहे हैं? ये अबाउट द क्वेश्चन पेपर, राइट। तो यू आर गोइंग थ्रू, यू आर, पहली बात तो आप प्रॉपरली 1 से लेकर के 180 क्वेश्चन तक जो है आप उसको प्रॉपरली देखेंगे, राइट। तो गो थ्रू ऑल क्वेश्चंस, है ना, attempt those that you are
100% certain about. ठीक है, 100% certain about. ठीक है, तो go through all questions and attempt those that you are 100% certain about. कि वो आपने क्वेश्चन हटा दिए कि जो आप बिल्कुल ही आपको कोई इसमें डाउट नहीं. ठीक है, सेकंड में आप क्या करते हैं कि अब आप जब इस चीज को गो थ्रू हो रहे होंगे तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस में ना थोड़े बहुत डाउट्स होते हैं. उसमें से आप हो सकता है दो जो ऑप्शन है उसको निकालने में कामयाब हो जाते हैं, दो बचे रहते. ठीक है, तो नेक्स्ट में अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस विथ 50-50 चांसेस, है ना, कि जहां पे आप एटलीस्ट दो ऑप्शंस, एटलीस्ट 50% ऑफ द ऑप्शंस आप एलिमिनेट करने में कामयाब हो रहे हैं. कुछ एक या दो ऑप्शन में आपको दिक्कत आ रही है. ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड रीडिंग इज दो चीजें. पहला कि आइदर आप यहां पे क्या कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है तो गिव टाइम टू दोस. तो गिव टाइम टू दोज टॉपिक्स which you know something about. है ना, एंड देन फाइनली जो मार्क द आंसर्स carefully. Mark the answers carefully. This is how you are solving the, this is how you solve the question paper. कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, राइट. तो ये हम अपनी तरफ से ललित किशोर चौधरी आपको एकदम बता सकता है कि अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, राइट, इफ यू आर एबल टू एक्चुअली फॉलो दिस प्रोसेस, आपके बहुत कम से कम सिली मिस्टेक्स होंगे, लेकिन बहुत ही कम से कम. जब आप फर्स्ट रीडिंग में आप देख रहे हैं ना कि व्हेन यू आर गोइंग थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, अटेम्प्ट ओनली दोज दैट यू आर 100% सर्टेन अबाउट. ठीक है, उसके बाद आप आ गया कि 50-50 वाले क्वेश्चंस एंड फाइनली जो है फिर द टॉपिक्स दैट यू नो समथिंग अबाउट. एटलीस्ट उनको जो है एक बार हो सकता है कहीं दिमाग लगाने पे कुछ याद आ जाए, राइट. ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स इसके बाद जो है आपका क्या होता है, तो देयर इज अ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें आपको डेमो टीचिंग है ना 30 मार्क्स एंड इंटरव्यू 30 मार्क्स होता है. ठीक है, ऑलराइट, ये आपका एक बेसिक परफॉर्मा ऑफ द एग्जाम है, राइट. इसके बाद जो हम लोग अगर आप सिलेबस देखिएगा तो इन्होंने स्पेसिफिकली ये मेंशन कर दिया है कि इट विल बी एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस ऑफ द टेक्स्ट बुक्स 11 एंड 12. ठीक है, ये सिलेबस उस चीज को कवर करेंगे. हाउएवर इनके जो क्वेश्चंस का डेप्थ हो सकता है इट कैन गो अप टिल द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, जो आई एम गेसिंग कि आप लोग सब लोग जो है इस चीज को पूरा करके आ रहे होंगे, राइट. तो बेसिक थिंग्स में एटलीस्ट आपको जो है ये है कि आपका 11 एंड 12 का सिलेबस इज द प्राइमरी ब्लूप्रिंट ऑफ दिस एग्जाम. नाउ इसमें क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो पहली चीज है इट विल बी अबाउट ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, राइट. ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इन इटसेल्फ, है ना. दूसरा इसमें अब ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन में आप क्या जानते हैं, तो देखिए इसका हर एक सब्जेक्ट का ना अपना एक इवोल्यूशन, देयर इज अ वे, देयर इज अ मैनर इन विच सब्जेक्ट्स इवॉल्व, है ना. कुछ लोग होते हैं जो इसके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. कुछ ऐसी चीजें होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ
उसी सब्जेक्ट का जैसे ज्योग्राफी में लेते हैं तो देयर इज फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं. All these types have very nuanced and very comprehensive literature behind, right? तो हम लोग इसी में कि भाई ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, एज अ साइंस, है ना, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, एंड इसी में जो है फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे. ठीक है, एटलीस्ट जितना एग्जाम से रिलेटेड हो सकता है उतना इन डेप्थ में जाकर के इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज वी विल लुक एट द अर्थ, है ना, और उसमें ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन. ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, राइट, उसके जो है वोल्केनोज, उसके कॉजेज, टाइप्स, इफेक्ट्स, एक एक चीज को. अब इसी में ना देयर विल बी कॉरस्पॉन्डिंग जिसको आप कहिएगा कंसेप्ट, उसको भी आपको साथ में समझना जरूरी हो सकता है कि वो थोड़ा सा आपको लगे कि अरे ये थोड़ा ज्यादा इन डेप्थ में, बट ज्योग्राफी के केस में एटलीस्ट आपको क्या है कि यू आर बेटर ऑफ नोइंग अ बिट मोर देन अ बिट लेस. ठीक है, कहीं कहीं जहां पे हमें लगेगा कि एक्चुअली में थोड़ा सा इन डेप्थ जाने की जरूरत है. ठीक है, इसी में आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स, है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ये सब और लोगों ने इसके बारे में क्या क्या कहा है, ये सारी चीजें इसमें कवर्ड होंगी. राइट, देन वी विल मूव ऑन टू द लैंडफॉर्म्स, और इसमें आपको जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, वेदरिंग, है ना, फिर इरोजन, सॉइल फॉर्मेशन, ये सब आ रहा आएगा पोर्शन. ठीक है, नो इश्यूज अभी तक. इसके में हम लोग इसके जो है ना लैंडफॉर्म्स के इवोल्यूशन को भी समझेंगे कि कैसे जो है इरोजनल फीचर्स क्या होते हैं, डेपोजिशनल फीचर्स क्या होते हैं ऑफ लैंडफॉर्म्स. ठीक है, इरोजनल मतलब कि कोई चीज जो है धीरे धीरे पानी से फॉर एग्जांपल, है ना, कि वाटर इज इरोडिंग अ सरफेस. ठीक है, तो वो उस चीज को वहां से हटा रही है. दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ आपको किस तरह का देखने के लिए मिलता है, तो दूसरी तरफ आपको हो सकता है कि आपको किस तरह का मिले कि डेपोजिशनल, कि पानी जो है वो हिमालय से मिट्टी को लेकर के आ रही है, एलुवियल सॉइल को लेकर के आ रही है और पूरे के पूरे गंगा वैली में उस चीज को डिपॉजिट कर रही है. राइट, तभी आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल मिलते हैं, स्पेसिफिकली उसमें एलुवियल सॉइल देखने के लिए मिलता है ना, विच इज अ डेपोजिशनल. राइट, इट इज अ डेपोजिशनल फीचर, है ना. और ये आप सब देखे होंगे, आई एम होपिंग कि ज्यादातर लोग जो है इन सब टर्म्स, इन सब चीजों से बहुत क्लोजली वाकिफ होंगे. राइट, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू क्लाइमेट. इसमें आपको क्या क्या है, अब ये थोड़ा सा कई एक बार लोगों को कंफ्यूजिंग हो सकता है इन मेनी टाइम्स, बिकॉज पीपल हैव नॉट गिवन इट requisite time enough. Okay, तो इसमें हम लोग when we are looking at atmosphere, its composition, its structure, its elements of weather and climate, right, basic elements, है ना, उनके बारे में. लेकिन अब हम लोग जैसे precipitation है, तो precipitation के बारे में हम लोग जरूर जानना चाहेंगे. What is humidity, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. सिर्फ हम लोग इसको नेम करके आगे नहीं बढ़ना है ना, बिकॉज देर इज अ चांस कि आपको पूछते कि व्हाट इज ह्यूमिडिटी, है ना, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन से फॉर एग्जांपल हेल एंड स्लीट. ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हम लोग इसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे. आपके लिए हो सकता है कि कई एक बार लगे कि अरे इट्स अ बिट मोर, ठीक है, बट जस्ट ट्रस्ट मी, you will be prepared for all the different types of questions that can be asked from this particular syllabus. ठीक है, नेक्स्ट इज इसी में आपको सोलर रेडिएशन आएगा, इसी में एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये सारी चीजें. ठीक है, फिर वी विल लुक एट द टेम्परेचर, वी विल लुक एट द फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, है ना, ये सारी चीजें आपको किसमें आ रहा है, सोलर रेडिएशन एंड उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स में. ठीक है, देन वी विल मूव ऑन टू एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स. व्हाट इज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, व्हाट इज दिस अबाउट. यहां पे अब आपको आएगा प्रेशर बेल्ट्स. अगर आपको याद होगा कि देर आर प्रेशर बेल्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, जहां पे आपने क्या देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड सिस्टम्स आर कोलाइडिंग, राइट. तो वो प्रेशर बेल्ट्स, प्लैनेटरी विंड्स, ठीक है, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स, ठीक है, फिर एयर मासेस, फ्रंट्स या फ्रंटल फॉर्मेशंस, अगर आपको इफ बाय चांस ये सब पढ़ना हुआ है, राइट, तो ये सब इसमें आएगा. इसी में आपको साइक्लोन्स आएगा, ट्रॉपिकल एंड जो है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है ना, व्हाई आर सम
like one type of cyclone more destructive than the other, right? ये हम लोग इसमें देखेंगे. Then we will look at water in the atmosphere, है ना? इसमें precipitation, evaporation, condensation, fog, mist, cloud, है ना? Different types of rainfall, different जो रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड, इनको हम लोग कवर करेंगे. फिर उसके बाद जो है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड इट्स कुछ कंसर्न्स उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट. नेक्स्ट इज वाटर्स और दैट इज ओशन, है ना? तो ओशन के कंटेक्स्ट में वी विल लुक एट द बेसिक्स ऑफ ओशियानोग्राफी. ठीक है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में इसमें हम लोग नहीं जाएंगे बिकॉज ये उससे ज्यादा पूछता नहीं. तो जितना जो बेसिक्स है अबाउट ओशियानोग्राफी वो हम लोग देखेंगे. इसमें उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, है ना, एंड मूवमेंट ऑफ ओशन वेव्स, टाइड्स, करंट्स, सबमरीन रिलीफ्स, ये सब हम लोग आएगा. इसमें एक दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओशन करंट्स, उसमें यू विल हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम एंड आपको इतनी बार उसको 2 से 3 बार 4 बार बना लेना है. और हम उसको जो है ना ऐसे देखेंगे ना उसमें कि आपको याद रहे. ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर. लाइक इनफैक्ट अगर आप एग्जाम्पल थोड़ा सा इसको हम लोग यहीं पे समझते हैं कि कोई भी चीज जो इक्वेटर से टच होके आएगी वो गर्म होकर के आएगी, और कोई भी चीज जो एंटार्क्टिका या आर्कटिक से टच होके आएगी वो ठंडी होके आएगी. ठीक है, तो इस तरीके से करके हम लोग उसको जो है याद रखने की कोशिश करेंगे, राइट? बट इनका नाम किस कॉन्टिनेंट के बॉर्डर पे कौन सा करंट जा रहा है, क्या वो वार्म करंट है या कोल्ड करंट है, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इन द क्लाइमेट, स्पेसिफिकली द इफेक्ट ऑन ऑफ क्लाइमेट ऑफ दीज करंट्स ऑन द इंडियन ओशन, उसमें जो हमारा मॉनसून पे जो असर पड़ता है, ये सारा चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, राइट? इसी में हम लोग जो है ला नीना, एल नीनो फिनोमेना, है ना, इंडियन ओशन डाइपोल, ये सब जो है देखने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट जितना आपको जरूरत है, राइट? तो ये हो गया आपका ओशन से रिलेटेड एंड ओशन करंट्स. ठीक है, नेक्स्ट इज अब लाइफ ऑन अर्थ. इसके केस में बायोस्फीयर, है ना, बायोस्फीयर, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, अदर ऑर्गेनिजम्स, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, उससे रिलेटेड जो डिफरेंट एक्ट्स हैं इंडिया में जो बने हैं, है ना, वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट आपको जो कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, राइट, जैसे आपको रियो अर्थ समिट, ठीक है, या फिर पेरिस क्लाइमेट डील. तो ये सब एटलीस्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए. क्योटो प्रोटोकॉल, कार्टिजिना प्रोटोकॉल, ये सब आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए. यू शुड हैव अ सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज थिंग्स. ऑल्दो ये एनवायरमेंट का पार्ट ज्यादा है, बट एटलीस्ट यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज थिंग्स. ठीक है, अब ये हो गया आपका एक बुक जो आता है, राइट? उसके बाद अगर हम लोग इंडिया के स्पेसिफिक में आएंगे, अब यहां पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा. इनफैक्ट इंडिया से रिलेटेड थोड़ा सा ये लोग काफी आगे बढ़ करके भी पूछते हैं. ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज आवर ओन कंट्री, तो इसके बारे में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप थोड़ा सा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा आपको, राइट? तो यहाँ पे हम लोग पहले लोकेशन से शुरू करेंगे, है ना. इनफैक्ट दिस विल बी आवर फर्स्ट क्लास, है ना. नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे. इट इज देयर दैट वी विल ट्राई एंड स्टार्ट इट. ठीक है, या तो इससे शुरू किया जाएगा या फिर हम लोग किस चीज से करेंगे, बताइए आप किससे चाहते हैं? तो एक या तो इंडिया और उसके आसपास की चीजों को समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं, दूसरी तरफ हम लोग क्या वर्ल्ड और यूनिवर्स वाला जो है पूरा एस्पेक्ट को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं. दोनों में से एक होगा, देखते हैं, है ना, किसकी तरफ जो है हम लोग उस दिन सुबह में क्या टॉस करके देखते हैं कि कौन सा पहला जो है आप लोग को मन करता है, राइट? बट इट्स नॉट एन इशू. हो सकता है कि हम लोग वर्ल्ड से ही शुरू कर दे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. उससे क्या होगा कि एटलीस्ट यू विल बी डन विद द यूनिवर्स वाला पार्ट, और उसके बाद एटलीस्ट यू विल नो कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्स्टेलेशन एंड अ, से फॉर एग्जांपल, स्टार सिस्टम. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेबुला एंड अदर कोई शूटिंग स्टार. ठीक है, उसमें जो है मीटेराइट और मीटेराइड के बीच के डिफरेंस को हम लोग भी देख लेंगे. ठीक है, तो ये आपका अब देखते हैं इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट. इसमें लोकेशन, आपका जो स्पेस, जिस जगह पे आप बिलोंग करते हैं, राइट, इंडिया का प्लेस इन द वर्ल्ड आप समझेंगे. आप नेबरहुड कंट्रीज को देखेंगे, ठीक है, एंड इसमें सिर्फ लैंड कंट्रीज नहीं होंगे बट मरीन नेबर्स भी हम लोग देखेंगे. कई एक जगह पे आप देखिएगा कि इंडोनेशिया इज नॉट कवर्ड, बट इंडोनेशिया इज वेरी क्लोज टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, राइट? तो हम लोग इंडोनेशिया को भी देखेंगे. और कौन कौन से हैं बताइए, तो एक बार ट्राई करिए.
which are the important countries with respect to our neighborhoods? तो अगर आप नीचे से शुरू करते हैं, कहां से? श्रीलंका, है ना? उसके बाद ऊपर आप गए तो लक्षद्वीप के नीचे कौन सा आता है बताइए? ट्राई मालदीव्स, है ना? मालदीव्स। फिर आप इस साइड से अगर देखना चाहते हैं तो पहले इधर में ईरान है ना? फिर पाकिस्तान, ऊपर में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ऊपर आप गए तो चाइना, राइट? चाइना। फिर उधर से अगर आप राउंड लगा के आ रहे हैं, फिर आपको कौन कौन सा देखने के लिए मिलेगा? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, राइट? उसके बाद म्यांमार, है ना? और नीचे में अंडमान निकोबार से आपको इंडोनेशिया, राइट? ये आपकी मेजर कंट्रीज हैं जो आपके आसपास में, ठीक है? बट इसका मतलब ये नहीं है, टुडे इज अ वेरी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, राइट? तो यू विल हैव टू नो द इंटरकनेक्शंस बिटवीन योर कंट्री एंड से फॉर एग्जांपल यूरोप, ठीक है? You will have to know the importance of Suez Canal. In fact, one of the reasons why Suez Canal was made was because क्या कि यूरोपियंस को इंडिया के साथ ट्रेड अच्छा करना था, ठीक है? One of the reason, not all of it, ठीक है? कि सुएज कैनाल के बनने में एक बहुत बड़ा कारण ही ये था कि they wanted to cut the distance between क्या यूरोप एंड एशिया, एंड स्पेसिफिकली कि उनको जो पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को घूम करके आना पड़ता था, वो 7,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का जो डिस्टेंस था, दे वांटेड टू कट इट, एंड इसीलिए सुएज कैनाल बनाया गया था, है ना? इन द 19th सेंचुरी, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा सा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि व्हाट इज योर प्लेस इन द वर्ल्ड, ठीक है? एंड नॉट इन अ बोस्टफुल सेंस, ऐसा नहीं कि अरे हम तो ये है वो वाले सेंस में नहीं, बट ज्योग्राफिकली, ठीक है? नेक्स्ट इज फिजियोग्राफी, ठीक है? तो हम लोग का अपना जो रिलीफ फीचर्स है, फिजियोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट एंड स्पेसिफिकली इंडिया, राइट? अब इसमें बहुत सारे टाइम में वी विल लुक एट द सबकॉन्टिनेंट एज अ होल, राइट? बिकॉज बहुत सारी चीजें सिमिलर है ना? अब इसमें हमारा आज का कोई कंसर्न नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरह का है, बट अब जैसे सुंदरबन से आप देखिएगा तो यू कैन नॉट सी इट विदाउट बांग्लादेश को देखे हुए। अगर आप से फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली रिवर सिस्टम देखते हैं तो एक सब्सटैंशियल पोर्शन जो है इट इज इन पाकिस्तान। जब आप ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखेंगे तो इट इज अ सब्सटैंशियल पोर्शन दैट इज इन विथ रिस्पेक्ट टू चाइना या तिब्बत, ठीक है? तो वो सब हम लोग साथ में ही देखते हुए चलेंगे, राइट? तो यहां पे आपको आएगा फिजियोग्राफिकल डिविजन्स, फिर ड्रेनेज सिस्टम्स, द कंसेप्ट ऑफ रिवर बेसिन्स, वाटरशेड, हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, ये सारे आ जाएंगे। मेजर हिमालयन रिवर्स कौन कौन से हैं एक बार हमारे साथ ही थोड़ा सा करते हुए चलिए। तो इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है? और उनके ट्रिब्यूटरीज जैसे इंदस के झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, राइट? तो ये और भी है, काबुल है, श्योक है, गिलगित है, और भी है, बट दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस। गंगा के केस में कौन कौन से आपकी ट्रिब्यूटरीज आएंगे बताइए तो? यस, एक तो यमुना, है ना? फिर गंडक, राइट? गोमती, रामगंगा एटसेट्रा, और भी है, सोन नदी है, वो और भी आ जाएंगी, राइट? ब्रह्मपुत्र के केस में तो यहां पे आपको आएगा सुबनसिरी, धनसिरी, तीस्ता, राइट? तो ये जो सिस्टम्स हैं, पूरे जो हिमालयन रिवर सिस्टम्स हैं, दीज आर द ग्रेट रिवर सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड दिस इज द रीजन why India is such a fertile land, right? And this is the reason why India is able to sustain 1.4 billion people in just a small area, है ना? कि we are sustaining 17-18% of the world population in just 3% of the land area, right? तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ा आपको एक बून मिला हुआ है बाय द नेचर, राइट? कि आपको इतने बड़े बड़े रिवर सिस्टम्स मिलते हैं। अब वही आप अगर साउथ में जाइएगा तो ऑफ कोर्स दे विल नॉट बी दैट ह्यूज, है ना? वो पेरिनियल भी नहीं होंगे, उनके पास हमेशा पानी नहीं होगा, राइट? बिकॉज ये तो हिमालय से लेकर के आ रहे हैं ना पानी, वहां पे इतनी ज्यादा, इनफैक्ट इतना ज्यादा वहां पे फ्रेश वाटर आइस कैप्स में भरा हुआ है कि उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो उतना पानी इनके पास नहीं होगा, सीजनल रिवर्स होंगे कई एक बार, बट दीज आर इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम। तो इसमें आपको गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, है ना? ये सब आपको आएगा, ठीक है? तो ये आपको फिजियोग्राफी में हो गया। उसके बाद फिर क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल में आप देखते हैं, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल के केस में वी लुक एट द स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, इंडियन मॉनसून्स, उनका मैकेनिज्म, उनके आने का, उनका ऑनसेट, विड्रॉल, ऑल दीज थिंग्स, राइट? नेचुरल वेजिटेशन के केस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि वी विल लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, है ना? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ,
कंजर्वेशन, डिफरेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सारा हमारा जो है किस में आएगा, इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल में। इसके बाद जो है वो आएगा अब आपको हैजार्ड्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, हैजार्ड्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। और यहां पे आपको आता है फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, ड्राउट्स, different types of droughts, earthquakes, है ना, landslides. These are really really crucial things जो कि any person can face, है ना, unfortunately. And we are in a time period जहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि ये सब चीजें कई एक बार बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती थी। जैसे अगर आप मेजर वन देखिएगा तो भुज का जो अर्थक्वेक था, इट किल्ड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट डिग्रीज, है ना। रिक्टर स्केल का मतलब क्या हुआ, उसमें अगर 3 रिक्टर स्केल है, 3 रिक्टर स्केल और 5 रिक्टर स्केल के बीच का डिफरेंस क्या होता है ना। तो बेसिक एटलीस्ट इन सब चीजों के बारे में आइडिया। देन वी लुक एट फंडामेंटल्स ऑफ मैप्स, है ना, इसमें जियोस्पेशियल डाटा, राइट, कंसेप्ट ऑफ क्या, तो इसमें जो है कौन कौन सा इसमें बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज क्या है, मैप्स के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, इनके जो है कैसे आप इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, इनको आप प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, जिसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, है ना, टाइपोलॉजी, राइट, कंस्ट्रक्शन, ये सब इनको हम लोग मैप्स के बेसिक चीजें, नॉट वेरी इन डेप्थ, है ना, ये उतना ज्यादा आपसे बहुत इन डेप्थ में नहीं जाएगा, बट है कुछ आपको बेसिक टर्म्स और उसके बारे में बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। फिर नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू आपको टोपोग्राफिक फीचर्स, तो यहां पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, स्लोप्स, हिल्स, वैलीज, वाटरफॉल्स, क्लिप्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट्स एटसेट्रा यहां पे आएगा, ठीक है। इसी में आप जो है डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स और ऐसे हाईटेक जो है टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं टू बेसिकली डू व्हाट, जैसे आप रिमोट सेंसिंग डाटा करते हैं टू अंडरस्टैंड किस तरीके का कि भाई कहां पे आपको जो है रिसोर्सेज पाए जाए, किस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल है, जमीन के अंदर है, आप सब जगह तो खोद करके नहीं देख सकते, राइट। तो इस तरीके से आप इन सब चीजों में करते हैं। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू पीपल, कि कहां कहां पे वर्ल्ड का पॉपुलेशन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका डेंसिटी, ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, पॉपुलेशन चेंज के क्या एस्पेक्ट्स हैं, है ना, पॉपुलेशन चेंज के क्या एस्पेक्ट्स हैं। इसी में आप देखिएगा कि देयर आर सम कंट्रीज विच आर फेसिंग डेमोग्राफिक डिक्लाइन एंड देयर आर सम कंट्रीज जहां पे आपको पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, राइट। तो यहां पे पॉपुलेशन चेंज, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, है ना, ये सब देखेंगे। इसी में अब आपको आएगा कि वी आर नॉट जस्ट कंसर्न अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ बट ह्यूमन डेवलपमेंट ऑल्सो, राइट। ह्यूमन डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि एक कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट, है ना, कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इन मटेरियल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो इसी में आपको हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीजें आएंगी, राइट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट, उनके जो है इंडिकेटर्स, उनके इंटरनेशनल कंपैरिजंस को हम लोग देखेंगे, एंड ऑफ कोर्स पॉपुलेशन का डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, है ना, ये सारी चीजें। ऑफ कोर्स उसमें ये सब भी आपको डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट, कि कौन से रीजन में किस तरह के लैंग्वेजेस ज्यादा पाए जाएंगे, रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफी, सेक्सुअल एस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफी, जैसे कि किस जगह पे आपको ज्यादा मेल टू फीमेल रेशियो, सेक्स रेशियो अच्छा देखने के लिए मिलता है, कहां पे आपको थोड़ा उससे उतना अच्छा नहीं देखने के लिए मिलता है, राइट। रूरल अर्बन डिवाइड, ऑक्यूपेशनल डिवाइड, ठीक है, तो ये सब आएगा। इसके बाद नेक्स्ट इज ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज में आप क्या क्या देखते हैं, तो यहां पे आएगा आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एंड क्वीनरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, राइट, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स आपका प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। फिर सेकेंडरी में इट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट। और प्राइमरी में हम लोग फिर उसके साथ में सारी चीजों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी लेंगे, बाहर से भी उस चीज को कंपैरिजन करें। सेकेंडरी एक्टिविटी में आपको मैन्युफैक्चरिंग आता है। मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री टू स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, आपको जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माइक्रो, अ स्मॉल एंड अ मीडियम एंटरप्राइज, ये भी आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको किस तरीके से देखती है, राइट। फिर इसी में आपको एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, फॉरेस्ट्री बेस्ड,
है ना, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ आपको जो आउटपुट है वो भी होता है, ऑन द बेसिस ऑफ से फॉर एग्जांपल ओनरशिप, देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट। फिर टर्शरी एक्टिविटीज में देयर आर डिफरेंट सर्विसेज दैट कम अंडर इट, जिसमें आपको क्या आएगा, तो ट्रेड, है ना, टेलीकम्युनिकेशन, राइट, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, आपको ऑडियो विजुअल, राइट, जिसमें प्रिंट, टीवी, आपको प्रिंट, टीवी, रेडियो एंड इवन कौन सा क्या इसमें बचा है, फिल्म्स, ये सारी चीजें ऑडियो विजुअल में आती हैं, ठीक है। तो ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू टर्शियरी एक्टिविटीज हो गया, ठीक है। और फिर लास्टली फिर क्वाटरनरी एक्टिविटीज, दैट इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला, है ना, पोर्शन, जहां पे आप क्या करते हैं, अलग अलग कंट्रीज को थोड़ा सा देखेंगे कि भाई किस तरीके से ये वाला पोर्शन कहां पे ये सक्सीड कर रहा है, व्हाट आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू इट, एंड किस तरीके से हमें जो है इसमें कहां पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन सेटलमेंट्स, कि भाई अर्बन सेटलमेंट्स किस किस तरीके के होते हैं, रूरल सेटलमेंट्स किस किस तरीके से है, व्हाट आर देयर टाइप्स, व्हाट इज देयर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, उनका जो है क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, किस चीज को आप हैमलेट कहते हैं, किस चीज को आप विलेज कहते हैं, ठीक है। तो इन सबको यहां पे देखेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, जिसमें हम लैंड ट्रांसपोर्ट को देखेंगे, है ना, रोड्स, रेलवेज, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटरवेज, मेजर ओशन रूट्स, ये सारा आपका आएगा, ठीक। सेकंड में एयर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, तो एयर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड में आपको इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर स्पेस, इंटरनेट रिलेटेड जो आपको डेवलपमेंट्स हैं, स्पेसिफिकली जो हब्स हैं इंडिया में, जैसे बैंगलोर हुआ, राइट, ये सब हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रेड, जो बेसिक जो चेंजिंग पैटर्न्स आपको देखने के लिए मिलता है, राइट, वो सब यहाँ पे आएगा। उसी में WTO भी आ जाएगा, उसी के इंपॉर्टेंस भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे, है ना, एंड किस तरीके से हमें ये इसका कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है, वो भी इसमें हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। एंड लास्टली इट विल बी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग लैंड रिसोर्सेस, जैसे कि भाई किस तरीके का लैंड यूज हो रहा है इंडिया, राइट, एग्रीकल्चरल लैंड यूज किस तरह का है, व्हाट आर द डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस अंडर विच डिफरेंट क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन, राइट, कि भाई व्हीट कब होता है और राइस कब हो रहा है, व्हाट इज विच इज अ रबी क्रॉप, विच इज अ खरीफ क्रॉप, और विच इज अ जायद क्रॉप, ठीक है, उनका सीजन कौन सा करस्पॉन्ड करता है, कि विच इज अ विंटर सीजन क्रॉप, विच इज अ समर सीजन क्रॉप, विच इज अ मॉनसून सीजन क्रॉप। ये सारा आपको वहां पे देखने को मिलेगा। उसी में हम लोग अलग अलग डिफरेंट टी, कॉफी, रबर, जूट, सुगर केन, ये सब सारा एक एक करके देखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वाटर रिसोर्सेज आएगा, राइट, वाटर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लानिंग विथ रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, तो वो हम लोग देख लेंगे। एंड फाइनली जो है जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क अराउंड द वर्ल्ड, उसमें अगेन जो जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में था, वही सारी चीजें वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, कि विच आर द मेजर रोड्स, मेजर वाटरवेज, रेलवेज, ऑयल एंड नेचुरल गैस पाइपलाइंस, है ना, ये सारा आएगा। एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, राइट, अर्बनाइजेशन, है ना, एंड लैंड डिग्रेडेशन। दिस विल कवर योर सिलेबस, है ना। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि किसी भी टॉपिक में आपको बाय द एंड ऑफ द कोर्स आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो, एंड वी विल बी ट्राइंग एंड डूइंग इट इन सच अ वे कि आपको याद भी रहे, आपके पास सफिशिएंट जो है सारी जो है डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहे, आपको सारा जो है बेसिक आपको उसके बारे में नॉलेज भी रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा कि एक बार जब आप रिवाइज करने जाएं तो ज्यादातर चीजें आपको इस क्लास के थ्रू ही मिल जाए, ठीक है। कहीं पे ऑफ कोर्स सेल्फ स्टडी ऑलवेज हेल्प्स, आप अगर एडिशनल्स में चीजें करते हैं तो इट ऑलवेज हेल्प्स, ठीक है, आपका मेहनत कभी जाया नहीं जाता है, बट यस हम मेजॉरिटी चीजों को तो इस क्लास के थ्रू जरूरी देखें, ठीक है, एंड एग्जाम स्पेसिफिक होकर देखें, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको भी लग सकता है कि अरे थोड़ा और इसके बारे में, क्या ना, कोई चीजें में इंटरेस्ट ज्यादा आता है, कई बार लगता है कि अरे थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स लाइक इट्स नो हार्म, इनफैक्ट आई वुड इनकरेज यू कि अगर आपको कभी लगे कि अच्छा सर इसके बारे में हमको थोड़ा और जानना है, तो
आई विल, अगर हमें पता होगा तो हम तो इमीडिएटली आपको बता देंगे, अगर नहीं होगा तो हम आपको जा करके घर में वापस से उसको जो है देख करके आपको बेस्ट पॉसिबल जो है सोर्सेज उसको आपको कन्वे करेंगे। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा कि एग्जाम क्लियर करना भी हमारा एक मोटिव है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस एग्जाम स्पेसिफिक नॉलेज, राइट? बोथ दोनों को हम लोग बैलेंस करके चलें, ठीक है? आई एम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई एम होपिंग कि आप लोग का बहुत अच्छा एग्जाम रहे, ठीक है? हम लोग जब भी मिले आगे कभी, अभी तो हम लोग ऑनलाइन मीडियम में है ना, दैट आप कहें कि ठीक है सर, आपका सारा जो क्लास लिया गया था, इट वॉज वर्थ वाइल माई टाइम, वर्थ वाइल माई एफर्ट, राइट? एंड आई रियली विश कि आप लोग का बहुत अच्छा एग्जाम, ऑल द वेरी बेस्ट, ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खूब बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।